वेलकम यू ऑल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह से परपेंडिकुलर सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से कुछ क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किए थे। आज हम नेटवर्क की इनफाइनाइट सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने डिस्कशन करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। इसके थ्रू अपने डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं इन्फिनिटी सर्किट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप देखिए यहाँ से ये R1 है, ये R2 है और R3 है। इसको फिर से रिपीट किया जा रहा है, R1 R2 R3 R1 R2 R3 और इन्फिनिट तक सीरीज चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सेम पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का। अपने क्या करेंगे, अपने ने जर्नल R1 R2 R3 लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के R1 की वैल्यू कुछ भी आ जाए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके देखेंगे। अपने पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मेथड से आप फटाफट कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले अपने क्या कर लेंगे कि आर इक्विवेलेंट यहाँ टोटल रेजिस्टेंस मांग लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। अब इस आर इक्विवेलेंट में ये आप ध्यान से देखिए कि जहां तक आपकी स्ट्रक्चर जहां से रिपीट होना स्टार्ट होती है उस एक स्ट्रक्चर को आप अलग कर लीजिए। जहां से भी रिपीट होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां से भी रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, देखिए R1 R2 R3 इसके बाद में ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो जहां से भी रिपीट होना स्टार्ट होती है उसको आप अलग मान लीजिए। उसके बाद में अब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है जो इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो इसमें से एक निकल गया तो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला उस चीज से। तो अगर मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तब कितना होगा, आर इक्विवेलेंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से अगर एक निकल जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट -1 भी वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर को अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो किस तरीके से बन के आएगा अपने सामने, यहां बना देता हूं मैं इधर राइट साइड में। ये एक R1 है और ये R2 है, इसके इधर R3 है और यहां इस सारे की जगह मैं क्या कर रहा हूं, आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूं क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट यह रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने पहले से ही मान रखा है कि इस सब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात आपको, आर इक्विवेलेंट। अब ये नॉर्मल सर्किट बन गया, इसको मैं सोल्व करता हूं। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि ए एंड बी के बीच में मैंने रेजिस्टेंस कितना मान रखा है, आर इक्विवेलेंट। तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले R2 जो है आपको पैरेलल दिख रहा है आर इक्विवेलेंट के, R2 पैरेलल विद आर इक्विवेलेंट, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए R2 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R2 प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका इन दोनों को सोल्व कर दिया। इन दोनों को सोल्व करने से इसको मैं बोल देता हूँ कुछ भी x बोल देता हूँ सपोज करो। तो अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके से हो गया कि यहाँ एक x लगा हुआ है, यहाँ R1 लगा हुआ है, यहाँ R2 लगा हुआ है और यहाँ A और यहाँ B और यहाँ R इक्विवेलेंट इसका टोटल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। अब अपने क्या करते हैं कि x के ये R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा। तो R इक्विवेलेंट की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से करूंगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस x प्लस R2, यही तो R इक्विवेलेंट। अब तो मैं इजीली सीरीज में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, R1 प्लस x प्लस R2। अब x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, x की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस x की वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, R2 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस R2। इस तरह से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ एलसीएम लेके।
अब डायरेक्ट आप जनरली सोल्व कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इसमें अब कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट जो है, देखिए इधर से इधर इसका एलसीएम आएगा R2 प्लस आर इक्विवेलेंट, मैं यहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इधर ले जा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई में ले गया और ये आ गया R1 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस आर इक्विवेलेंट। समझ आ रही बात आपको? इतना हो गया। ये इसका एलसीएम लेके मैं इसको इधर आर इक्विवेलेंट की साइड लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अपने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट को एक साइड कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट की टर्म में यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ आ गया R1 R2 प्लस R1 आर इक्विवेलेंट प्लस R2 आर इक्विवेलेंट प्लस R2 एंड R2 सब, ठीक है। R2 स्क्वायर हो गया प्लस R2 आर इक्विवेलेंट, और इधर आ गया R2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट, इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी। यहाँ क्या था कि R2 नहीं था, यहाँ था R3, क्योंकि इस सब को मैंने सोल्व करके कितना लिख दिया था, x लिख दिया था, इसको x लिख दिया था। उसके बाद में ये R1 सीरीज में और R3 सीरीज में है, मैंने इसको R2 लिख दिया था। तो जहां जहां ये R2 है वहां वहां R3 आ जाएगा, जहां जहां ये R2 है ये है R2, तो ये सही रहेगा, ये R3 आ जाएगा। अब देखिए इसको फिर से लिखेंगे अपने, यहाँ से ये वाला टर्म, सॉरी ये मिस्टेक होगी मुझसे, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे R3 था, मैंने R2 लिख दिया था, ये मिस्टेक कर दी थी। तो इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। R2 R3, अब से ये R3 आर इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट स्क्वायर। अब आर इक्विवेलेंट की टर्म को एक साइड कर लेता हूं मैं, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट, अब मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, R2 तो इधर वाली साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, अब उधर से ला रहा हूँ मैं एक एक करके। R1 जो ये आ गया, और आर इक्विवेलेंट की टर्म ये रही माइनस R2, और आर इक्विवेलेंट की टर्म ये रही माइनस R3। बाकी सबको इस साइड ही पढ़ा दिया मैंने, R1 R2 और क्या बच गया, आर इक्विवेलेंट की टर्म होगी प्लस R2 R3, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी होगी। इसके बाद में अब अपने देख सकते हैं R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये माइनस का मैं कॉमन ले रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस R3 इक्वल टू को मैं इधर ही ले आता हूँ माइनस का R1 R2, इसके भी माइनस पूरे को एक मान लेता हूँ एक साथ ही, R2 मल्टीप्लाई बाई R3 इक्वल टू 0, इस तरीके से है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्पष्ट दिख रही है। आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। अपने इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप सभी को आता ही है, किस तरीके से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अपने को आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्विवेलेंट में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से होता है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला आता है, इसे निकालता हूँ। माइनस बी माइनस पहले से ही है, तो प्लस में हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस माइनस डिवाइड बाई सॉरी रूट बी स्क्वायर मीन्स R1 प्लस R3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू है माइनस का कितना, R1 R2 प्लस R2 R3, और ये होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ मैथमेटिक्स आप वैसे से कर लीजिएगा, से भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R3 प्लस माइनस अंडर रूट
क्या आ रहा, R1 प्लस R3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया 4 R1 R2, इस R1 को कॉमन ही ले लेता हूँ मैं 4, क्या आ रहा R2 कॉमन आ रहा, R2 को कॉमन ही ले लेता हूँ, R2 कॉमन आ गया तो R1 प्लस R3, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये अपने को सॉल्व कर लिया। इसको इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका R इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये आप इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि R1 की कुछ भी वैल्यू आ जाए, R2 कुछ भी वैल्यू आ जाए, R3 कुछ भी वैल्यू आ जाए, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिएगा और आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि यहाँ तो वेरिएबल के टर्म में था, अगर ये सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो इजीली अपने इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला जो अपने सामने लिखा हुआ है, पहले अपने इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो एक तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद में R1 ये रेजिस्टेंस है, R2 ये रेजिस्टेंस है और R3 ये रेजिस्टेंस है। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिए हैं, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा कि आपका फॉर्मूला भी यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि R1 R2 R3 सीक्वेंस में लिए गए हैं, उसी तरीके से मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है। सबसे पहले अपने एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं कि R1 की वैल्यू 1 है, पहले अपने इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर अपने मेथड से निकालेंगे। आपको दिखाऊंगा कि मैं मेथड से भी बड़ी इजीली निकल सकता है। ये क्या था, यहाँ पे सब के सब वेरिएबल थे, मतलब अपने अननोन वेरिएबल थे, तो उसकी वजह से अपने को क्या है सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आई। जब अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 1 1 रखता हूँ तो पहले इससे फॉर्मूले से करूँगा। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है R इक्विवेलेंट तो किस तरीके से करूँगा, 1 1 2 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 1 2 पहले से ही हो गया, डिवाइड बाई 2। इसको लिख सकते हैं अपने 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 12 हो गया, डिवाइड बाई 2। 12 को लिख, अब 12 को लिख सकते हैं अपने 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अच्छा, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने यहाँ लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है कितनी है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये अपने पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ये अपन ने किस तरीके से डिराइव की, इस फॉर्मूले को देखते हुए अपन ने वैल्यू निकाल ली है। अब अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ पूरा ही, स्टार्टिंग से यूज करते हैं। अपने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, एक बार आपको फिर से फटाफट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। फटाफट ही बता देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से कीजिए, क्या हो गया, ये इस तरह से रेजिस्टेंस है, ये सब वैल्यू चेंज कर दिए मैंने। क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 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 ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। सब के सब रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम के। इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपना मेथड क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ तक अपना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ के बाद में रिपीट हो रहा है तो मैं इसको अलग कर लूंगा, इसको बोलूंगा मैं कितना, इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं मानूंगा R इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, और इनफाइनाइट में से एक निकालते हैं तब भी अपना रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, R इक्विवेलेंट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बन गई, 1 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 1 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है। देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं अपने, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट यहाँ है, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट और 1 क्या हो गया, 1 ओम पैरेलल विद R इक्विवेलेंट, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरीके से हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस R इक्विवेलेंट, ये इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में यहाँ रेजिस्टेंस टोटल कितना है,
टोटल रेजिस्टेंस है अपने पास आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट अगर टोटल रेजिस्टेंस है तो किस तरीके से करेंगे, इस ये दोनों आर इक्विवेलेंट, इस पूरे का एक्स मान लिया मैंने फिर से। अच्छा ये जो एक्स है ये सीरीज में है किसके, 1 और 1 के, तो इसको आर इक्विवेलेंट अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो आर इक्विवेलेंट कितना लगेगा 1 फिर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और x की वैल्यू लिख रहा हूं मैं वहां पे 1 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट प्लस 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। अब मैं इसको इधर ले गया, इधर ले गया तो 1 प्लस आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 यहाँ है प्लस आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट का क्या आ गया स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट यहाँ आ गया, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट आ गया प्लस 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या आ गया, मिस्टेक हो गई लिखते हैं 1 प्लस आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, क्या हो गया कि अपने क्या करेंगे, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। 2 प्लस 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट से आर इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया, यहाँ से लिख दूँ मैं आर इक्विवेलेंट का क्या लिखूँगा स्क्वायर माइनस 2 आर इक्विवेलेंट माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो माइनस बी 2 आ गया, या फिर आप डायरेक्ट भी वैसे लिख सकते हो, चलो नहीं से लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस 4, ए 1 है, सी की वैल्यू है माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4 8 8 12 डिवाइड बाई 2। इसको लिख देंगे फिर से 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 2 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं फटाफट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। आप फटाफट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपको फटाफट आ जाएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं दोनों ही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरीके से और इस तरीके से सेम आ रही है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला भी वैलिड है और अपने डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन को भी अपने दोनों तरीके से करेंगे। बेसिकली ये एक ही सीरीज के क्वेश्चन है, अपने फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है इसको फॉर्मूले से और दोनों ही तरीके से कर लेते हैं। फिर से क्या है 1 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों ही तरीके से फटाफट कर लेते हैं। आप वैसे कुछ ट्राई कर सकते हैं, इसको कुछ ट्राई कीजिएगा। वैसे तो पहले कुछ ट्राई कीजिए, या आपसे 100% ही हो जाएगा, 100% ही हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, बस एक कंडीशन है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। फिर से मैंने भाई पहले इसको क्या करते हैं फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट आपकी बार क्या है, R3 की जो वैल्यू है, R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू आपकी बार कितनी है 0 है। अगर R3 की वैल्यू 0 है तो R1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट। R3 की वैल्यू फिर से 0 है, यहाँ आएगा 1 प्लस 4। R2 की वैल्यू 1 है और R3 की वैल्यू 0 है तो 4 ही आ जाएगा डिवाइड बाई 2। यहाँ से फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास फॉर्मूले से देखो इतनी जल्दी आंसर आ जाता है। वैसे भी जल्दी आ जाता है, आपको फॉर्मूले की हेडेक नहीं रखनी है ज़्यादा, बाकी आपकी इच्छा है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मेथड से सोल्व करना है। मेथड से सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इस तरीके से देखे तो आपको सिमेट्री देखनी है 1 1 1 1। इसके बाद में रिपीट हो रहा है तो इसको मैं इसको पूरे को बोल दूंगा आर इक्विवेलेंट। और यहाँ भी एक कम करने से भी रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। किस तरीके से सोल्व करूँगा, आर इक्विवेलेंट 1 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 1 ओम का ये रेजिस्टेंस है। और उसके बाद में इस तरीके से इसको सोल्व कर दिया। यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। आप थोड़ा फटाफट देखिएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है, एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। 1 और यहाँ क्या आ गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 1 ओम
पैरेलल विद आर इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 1 प्लस आर इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद में इसको x मान लेता हूँ, वही बात करूंगा फिर से। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 यहाँ पे है और R3 की वैल्यू 0 है, तो 1 और सीरीज विद इसके x के, तो x के सीरीज में ही लगा देते हैं बस, आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई और इधर कर देता हूँ एलसीएम लेके, आर इक्विवेलेंट इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, 1 प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी इधर ले गया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ से आएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ से आएगा 2 आर इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट बच जाएगा, माइनस का 1 इसको इधर ही ले आते हैं, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं आर इक्विवेलेंट की अगर अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस बी इसका मतलब प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 1 ही है, माइनस 4 ए कितना है 1 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है, डिवाइड बाई कितना है 2 ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। यहाँ से आप बिल्कुल डायरेक्ट देख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। इस तरीके से आप इजी वे में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपने बेसिकली 12th क्लास में पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड क्या होता है, कैपेसिटर के भी क्वेश्चन होते हैं, रेजिस्टेंस के भी होते हैं क्वेश्चन। तो अपने को रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि गेट में पूछा गया है, तो अपने ने डिस्कस कर लिया रेजिस्टेंस को पूरी डिटेल में। आप फॉर्मूला याद रखिए तो रखिए, नहीं तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आप इस मेथड को ही ध्यान रखिए। मेथड में फटाफट आंसर आ जाता है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपने को पूछा गया है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स से पावर निकालनी है अपने को, कितनी पावर है, तो अपने पास वोल्टेज सोर्स से जब भी पावर की बात करूंगा तो हमेशा मेरे पास क्या आंसर आएगा कि V मल्टीप्लाई बाय आई आएगा। अगर V मल्टीप्लाई बाय आई आएगा तो V की वैल्यू तो अपने पास है, तो I की वैल्यू अपने को निकालने की जरूरत है, तो I की वैल्यू अपने निकालने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार I की वैल्यू आ गई तो फिर तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आप दूसरा मेथड ये भी फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से पावर ऑब्जर्व निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन पावर ऑब्जर्व में अपने को बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, तो अपने को उसमें क्या है ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे निकाल भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने निकाल भी लेंगे। देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अपने आई की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि 2 एम्पियर करंट यहाँ दिख रहा है मेरे को, उसके बाद में 1 एम्पियर करंट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट यहाँ दिख रहा है, 2 करंट। तो मैं यहाँ पे केसीएल निकालूंगा। मैंने क्या मेथड बताया था कि डायरेक्ट जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। समझ आ रहा है आपके पास, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। 2 + 1 3 जा रहा है। ठीक है, 3 एम्पियर करंट और आई करंट यहाँ से जा रहा है। अब आई करंट यहाँ से जा रहा है तो आई की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ से करंट कितना जाएगा, I + 3। समझ रहे बात, I + 3 करंट जाएगा। इतना आप डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, I + 3 करंट यहाँ से जा रहा है, इतना जा रहा है। अब I + 3 करंट यहाँ से आ रहा था, लेकिन 1 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कितना बच गया, I + 2 एम्पियर करंट जाएगा। I + 2 एम्पियर करंट आ गया। अब यहाँ पे कितना, I + 2 एम्पियर करंट। अच्छा, I + 2 एम्पियर करंट से 2 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो I करंट इधर चला जाएगा, और I करंट ही जाना चाहिए। इसका मतलब पूरी की पूरी करंट जो अपन ने लिखे वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा I की वैल्यू निकालना अपना बेसिकली टास्क है, तो I की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले KVL लगाते हैं। अपने KVL कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपने 10 वोल्ट से। 10 वोल्ट से यहाँ 0 है, यहाँ +10 है, तो यहाँ +10 वोल्ट है, तो यहाँ पोटेंशियल सबसे पहले राइज हुआ तो +10। उसके बाद में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमेशा ही ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल को रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, तो माइनस का कितना, सबसे पहले I की वैल्यू लिखूंगा I + 3 × 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, तो ये भी ड्रॉप करेगा, माइनस का I + 3 करंट ही इसमें फ्लो कर रहा है,
और मल्टीप्लाई बाई 1, इसको आप एक साथ भी लिख देते हैं, कोई सीरीज में है ना दोनों, तो 2 मल्टीप्लाई बाई i+3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, माइनस का ये तो कैलकुलेशन है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से मैं इस तरीके से जा रहा हूँ पूरे लूप के अंदर, इस आउटर लूप के अंदर मैं KVL लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लगा रहा हूँ, तो माइनस का i+2 करंट जा रहा है और 1 एम्पियर का। अच्छा, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, 1 ईयर है, इसका मतलब टोटल कितना होगा 2 लिख देता हूँ एक साथ, बार बार लिखने की कहाँ जरूरत है। उसके बाद में इक्वल टू ये 0 पहुंच गया मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए अननोन कितने हैं, i ही अननोन है, तो काम खत्म हो गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 माइनस कितना है, माइनस का i माइनस का 3 माइनस का i माइनस का 3 माइनस का 2i माइनस का 4 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा 1 2 2 4 माइनस का 4i को अपने उधर ही ले लेते हैं, इक्वल टू 4i कर देता हूँ मैं। ठीक है, इधर कितना हो गया -3 6 और 4 10, तो 10 - 10 0, इसका मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसका मतलब इस i की वैल्यू 0 आ गई। अगर इसमें से कुछ करंट ही नहीं जा रहा, तो पावर कितना आ जाएगा, पावर इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई आई होता है, v मल्टीप्लाई बाई आई, v की वैल्यू है 10 वोल्ट और i की वैल्यू है 0 एम्पियर करंट। अगर 0 एम्पियर करंट है तो 0 वोल्ट। अच्छा, 0 वोल्ट पावर का मतलब क्या है कि ये जो सोर्स है ये नहीं तो पावर ऑब्जर्व करेगा, ना ही पावर अपना डिलीवर करेगा। अब ये यहाँ तक तो बात होगी आंसर की। अब इस बात को समझिएगा किस तरीके से होगा। इस तरीके में दो केस हो सकते हैं, अगर इसका आई करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा तो ये पावर डिलीवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप इसको ना इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आ रही है बात, इस तरीके से इसको ओपन कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ये करंट सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये इस सर्किट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, जो भी टोटल पावर डिलीवर्ड बाई है वो किसके द्वारा है, इन दोनों के द्वारा है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि कितनी कितनी पावर कौन डिलीवर कर रहा है, ताकि अपने को बेटर एनालिसिस हो सके, इसके लिए देख लेते हैं थोड़ा अपने। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले पावर ऑब्जर्विंग, तो अपने को पता लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस अब ऑब्जर्व करेंगे, इसकी डिलीवरी ये कितनी कितनी कर रही है ये देखते हैं। उसके लिए अपने को करंट पता है, लेकिन वोल्टेज निकालने की रिक्वायरमेंट है, तो वोल्टेज निकालते हैं अपने। सबसे पहले वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज यहाँ से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें एक KVL लगा लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज V1 है। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, करंट की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। पहले पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ एक मैं लूप बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप इस बात को, अपने सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आंसर तो अपना आ चुका है। यहाँ पोटेंशियल राइज होगा सबसे पहले, तो V1 माइनस, अब यहाँ 3 है तो 3 जो एम्पियर करंट है मल्टीप्लाई बाई 1, इस इतने लूप में लगा रहा हूँ मैं, ये पूरा लूप। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, अब ये देखो दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, -2 और करंट जा रही है, आई की वैल्यू देखो 0 ही है, आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इधर तो ओपन सर्किट है, तो इधर कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। ठीक है, i+3 को 3 एम्पियर लिख रहा हूँ, 3 = 0। अब V1 कितना आ गया, ये 3 उधर चला गया +6, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट। अगर V1 की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट, तो पावर डिलीवर्ड बाय 1 एम्पियर सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय 1 एम्पियर सोर्स कितनी होगी, V × I, V कितना है 9 वोल्ट है, और I देखो 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट। ठीक है, अब ये डिलीवर है ऑब्जर्विंग है, क्योंकि प्लस से करंट बाहर दिख रही है, मैंने पहले से ही डिलीवर मान के चला, इस तरीके से मैंने पोलैरिटी ले ली है, तो इसलिए आ गया ये डिलीवर्ड ही है। फिर इसको भी मैं डिलीवर्ड मानूँ या ऑब्जर्विंग मानूँ, मान लेते हैं डिलीवर्ड मान रहा हूँ, प्लस माइनस ये इसको V1 ले लिया तो इसको V2 लेना। ठीक है, इसको भी फाइंड आउट करते हैं अपने किस तरीके से क्या हो रहा है। अब मैं इसमें KVL लगा रहा हूँ। ठीक है, लगाते हैं KVL, पूरे लूप के अंदर लगा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात कर लेता हूँ कि i+2 की वैल्यू है जो इक्वल टू 2 एम्पियर ही है। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, तो उससे पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं हमने। सबसे पहले KCL, ये लूप 1 के लिए, ये लूप 2 के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे लूप 2 के लिए कितना है V2, यहाँ पोटेंशियल राइज हुआ तो V2 माइनस, यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हुआ -V1, और उसके बाद है माइनस, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, कितना है 2, करंट कितनी है 2 एम्पियर इक्वल टू 0।
ठीक है। इसके बाद में मेरे को V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन V1 की वैल्यू उधर ले जा रहा हूँ मैं। V1 की वैल्यू मेरे को पता है, V1 की वैल्यू यहाँ 9 वोल्ट निकाली थी, +4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9 + 4 13 वोल्ट। तो पावर ऑफ 2 एम्पियर सोर्स कितनी आ जाएगी? देखिए V मल्टीप्लाई बाई आई होता है 13 वोल्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाई करंट कितनी है? 2 एम्पियर करंट है। पावर आ गई अपनी 26 वोट। डिलीवर है या ऑब्जर्विंग पावर है? डिलीवर पावर है, क्योंकि यहाँ मैंने प्लस लिया है, यहाँ प्लस से बाहर निकल रही है तो डिलीवरिंग पावर है, ये डिलीवरिंग पावर है। तो टोटल जो पावर डिलीवर हुई है बाई दी सोर्स, टोटल पावर ऑफ सोर्स कितनी होगी? 26। तो ये हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं 9 ये हो गया प्लस 26 ये हो गया, तो कितनी होगी? 25 वोल्ट। ठीक है, 25 वोल्ट हो गया। अब 25 वोल्ट ये हो गया, इसका इतना तो क्लियर ही हो चुका है, यहाँ ही करते हैं अपने थोड़ा सा। 25 वोल्ट ये हो गया, तो अपने क्या करते हैं, अब ना ऑब्जर्विंग पावर निकालते हैं। ऑब्जर्विंग पावर कितनी आ गई? पावर ऑब्जर्व बाई ऑल सोर्सेज निकाल रहा हूं मैं, ऑल सोर्सेज से कितनी पावर ऑब्जर्व हो रही है। सबके सब रेजिस्टेंस है, ऑब्जर्व करेंगे सबके सब, तो कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर आर, यहां से स्टार्ट करता हूं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर 1 प्लस ये रहा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू ये इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं 2 प्लस, अब इसकी भी देख लेता हूं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, या फिर इसको ऐसे ऐसे ही लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 1 1 2 हो गए। कितने रेजिस्टेंस है? 2 2 4 और 5, 1 3 2 5। ठीक है, पूरे रेजिस्टेंस काउंट हो गए। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 प्लस कितनी आ गई? 4, सॉरी ये 9 नहीं है, 9 18 हो गया है ना, 18 हो गया, और ये 4 नहीं है, 4 2 जा 8 हो गया, इतनी आ गई 27 और 8 कितना हो गया? 30, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ 35 है, देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये 35 हो गया। देखिए 18 + 9 27, 27 + 8 35 वोट। ठीक है, 35 वोट ऑब्जर्विंग पावर आ गया। देखिए 35 वोट किसने डिलीवर किया? इन सब दोनों सोर्सेज ने डिलीवर किया, और 35 वोट इनने ऑब्जर्व कर लिया। इसका मतलब इस 10 वोल्टेज का कोई भी रोल नहीं है। अगर 10 वोल्टेज सर्किट में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पावर डिलीवरी करेगा या ऑब्जर्व करेगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, सोर्स भी पावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बात तो आपको पता होगी ना, कि सोर्स भी पावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा सोर्स पावर डिलीवर करे, ऑब्जर्व भी कर सकता है। जब बैटरी चार्ज हो रही रहती है, जब बैटरी होती है वो चार्ज हो रही होती है, तब क्या करती है? पावर को ऑब्जर्व भी तो करती है, तो बैटरी भी ऑब्जर्व कर सकती है पावर को। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जो पावर को नहीं तो डिलीवर कर रहा है, नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए यहाँ क्या है, सारी पावर इसने डिलीवर की, इसने डिलीवर की, और इन 5 रेजिस्टेंस ने क्या कर ली? ऑब्जर्व कर ली। और इस 10 वोल्टेज ने कुछ भी नहीं किया, नहीं तो डिलीवर किया, नहीं एक ऑब्जर्व किया। लेकिन इस 10 वोल्टेज ने एक बात कंफर्म कर दी। क्या बात कंफर्म की? अगर ये 10 वोल्टेज नहीं होता तो यहाँ पोटेंशियल कुछ भी हो सकता था, लेकिन 10 वोल्टेज ने यहाँ पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा ये हमेशा ही। ये बात 10 वोल्टेज से कम नहीं होने देगा, ये इतना बात अपने को कंफर्म करता है ये 10 वोल्टेज। अदरवाइज इसमें से करंट 0 है तो आप इसको ओपन करके इसको उड़ा दीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए सर्किट से, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी कैलकुलेशन के लिए। करंट कुछ भी सॉल्व कीजिए आप पूरे सर्किट के लिए, इसको हटा डिस्कस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा अपने पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अपने को फाइंड आउट करनी है आई नोट की वैल्यू। यहाँ 27 वोल्ट है, यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस है, आई नोट की वैल्यू इसे फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व सकते हैं? सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि अपने को ये पता नहीं है किस तरीके से डिवाइडेशन जाएगा, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है,
आपको आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ पैरेलल करके और डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो वो सिर्फ फंडा कहाँ पे काम आएगा, सिर्फ आई एस की वैल्यू निकालने का काम आएगा। तो सबसे पहले आई एस की वैल्यू तो निकालते हैं। 6 पैरेलल विद 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6393 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये आपको वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 6 पैरेलल विद 3 वैसे याद ही हो जाएगा। 2 2 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। प्लस माइनस 27 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, प्लस इसके पैरेलल में है रेजिस्टेंस कितना, देखिए ये कितना था 2 ओम और 1 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब आई एस की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर अपने पास टोटल करंट आ गई, तो आई एस की वैल्यू आ गई 9 एम्पियर करंट। अब 9 एम्पियर करंट कहीं ना कहीं इसमें से जा रही होगी, अपने को यह पता करना। अच्छा 9 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, तो 9 एम्पियर करंट इधर से आ रही होगी। अब अपने को क्योंकि अपन ने डिस्कशन नहीं किया है वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, तो अपने इसको जनरल मेथड से करेंगे। जनरल मेथड से किस तरह से करेंगे, यहाँ आ गया 127 27, ठीक है, और यहाँ इक्वल कुछ एक्स पोटेंशियल है, मान लेते हैं अपने एक्स पोटेंशियल है। अब एक्स पोटेंशियल को क्या करेंगे अपने, यहाँ पे करेंगे एक्स, इसमें से करंट अगर I1 मान रहा हूँ मैं, और इसमें से करंट मान लेता हूँ I2 जा रही है, कुछ भी जा सकती है, अपने को पता नहीं है। वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो करंट डिवाइडेशन रूल से, लेकिन अपने यहाँ पे नॉर्मल मेथड डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, I1 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो I1 इक्वल टू 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 6, तो ये आ गई I1 की वैल्यू। इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालनी है तो 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ये I2 की वैल्यू आ गई। अच्छा एक इक्वेशन और लिख सकते हैं यहाँ से, IS इक्वल टू क्या आ गया I1 प्लस I2, ये लिख सकते हैं आप इतना। इसके बाद में I1 प्लस I2 की वैल्यू देख लो, 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 6 प्लस 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ये IS के इक्वल आ गया। अच्छा IS की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, 9 एम्पियर है, तो इसका मतलब वेरिएबल यहाँ पे कितना बच गया, x ही वेरिएबल बच गया। तो x वेरिएबल को यहाँ पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 एलसीएम है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, प्लस यहाँ 2 आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 27 माइनस एक्स प्लस इसको मैं ऐसे ही लिख रखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, 2x और माइनस कितना बच गया, ये 27 ये हो गया, और 2 इंटू 27 ये हो गया, तो कितना बन गया टोटल 3 इंटू 27। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 3x आ गया, माइनस 3x को मैं इधर ले रहा हूँ प्लस 3x, ठीक है। तो और इधर इसको ले जा रहा हूँ मैं 9 इंटू 6, अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 होते हैं, ठीक है। 27 माइनस 18 कितना बन गया ये, x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 19 वोल्ट, 19 नहीं सॉरी 9 वोल्ट, हाँ 9 वोल्ट आ जाएगा, इसका मतलब 9 वोल्ट, ठीक है। 9 वोल्ट आपके पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया यहाँ पे। अच्छा ये वोल्टेज आ गया 9 वोल्ट, ये वोल्टेज भी आ गया 9 वोल्ट, क्योंकि दोनों शॉर्ट है तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, और ये 0 है, ये 0 है। अब तो आप कहीं भी करंट पूछ लीजिए, मैं हर जगह निकाल सकता हूँ। इसका क्या बेनिफिट है इस तरीके से निकालने का, कहीं भी आप करंट पूछिए। यहाँ करंट पूछ रहे हैं I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 27 माइनस 9 18 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 3 एम्पियर, निकल गई करंट। I2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं आपको, I2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, I2 की वैल्यू 27 माइनस 9 कितना हो गया 18 डिवाइड बाई 3 6 एम्पियर, देखिए 6 3 9 एम्पियर, केसीएल भी फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, इसका मतलब ये करंट कितनी आ रही होगी, ये करंट आ रही होगी 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इतना तो आप कर सकते हैं ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको इतना कीजिए। अब आप 9 और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो करंट बिल्कुल सेम ही जाएगी। अब यहाँ पे केसीएल क्या होता है कि जितनी करंट एंटर कर रही है, 9 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, 9 एम्पियर बाहर निकल रही है,
और 9 एम्पियर बाद 4.5 पर 4.5 कितना हो रहा है 9 एम्पियर। मतलब सबकी सब करंट बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी करंट अपना गलत नहीं है। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब आई नोट की। आई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केसीएल लगा देते हैं इस नोड पे। 3 एम्पियर करंट इधर से आया, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट कर रहा हूँ। इनकमिंग करंट है 3 एम्पियर प्लस इनकमिंग करंट तो और कोई है ही नहीं, इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट है 4.5 एम्पियर प्लस आई नोट। ठीक है, यहाँ से आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.5 एम्पियर। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, आप इजी वे में इस तरीके से भी सोल्व करते हैं। इसको आप करंट डिवाइडेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है कि करंट डिवाइडेशन ही लगाएं, वोल्टेज डिवाइडेशन ही लगाएं, वो बेसिकली आया इसी चीज़ से है। तो अपने इसके आगे नोडल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, उससे आप और भी इजी वे में कर पाएंगे। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू गाइज।